बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिप्रेशन मॉड्यूल के थर्ड लेक्चर में मैं हूँ डॉक्टर आफिस सुल्तान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री इन पिम्स हॉस्पिटल इस्लामाबाद। होपफुली आप इससे पहले डिप्रेशन मॉड्यूल के 2 लेक्चर्स यूट्यूब चैनल डॉक्टर हाफिज सुल्तान ऑफिशियल पर देख चुके हैं। तो थर्ड लेक्चर एक बहुत ही शॉर्ट लेक्चर में स्क्रीन शेयर करता हूँ। साइकोटिक डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन की वो टाइप के जिसमें नंबर 1 डिप्रेशन की इंटेंसिटी ज़्यादा हो, सो देयर इज मोर इंटेंसिटी। जब डिप्रेशन ज़्यादा इंटेंस यानी स्वेयर होगा तो ये साइकोटिक डिप्रेशन बन जाएगा। इसमें कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन आता है। साइकोटिक डिप्रेशन वाले कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन शो करते हैं। और अगर ये रिटार्डेड डिप्रेशन की टाइप हो, सो देयर विल बी साइकोमोटर रिटार्डेशन। हम आगे पढ़ेंगे कि डिप्रेशन के पेशेंट्स स्वेयर फॉर्म में या साइकोमोटर रिटार्डेशन के साथ प्रेजेंट करते हैं या साइकोमोटर एजिटेशन के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों अलग अलग डिस्कस होंगे। एंड देयर इज प्रेजेंस ऑफ, चूंकि आपने वर्ड साइकोटिक यूज किया है, सो देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ डिल्यूजन्स एंड हेलुसिनेशंस। डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस प्रेजेंट हो सकते हैं। दोनों एट अ टाइम भी प्रेजेंट हो सकते हैं, दोनों में एक प्रेजेंट हो सकता है। एंड देयर इज मोस्ट प्रोबेबली अ लैक ऑफ इंसाइट। Patients in psychotic depression mostly lack any insight. साइकोटिक डिप्रेशन में हम TCS एंड ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स प्रेफर करते हैं। और मजीद ये कि चूंकि साइकोटिक कंपोनेंट प्रेजेंट है तो आप एक एंटी साइकोटिक अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स चॉइस या अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स कंडीशन आप सेलेक्ट करते हैं। ये ट्रीटमेंट होगी। डिफरेंस बिटवीन साइकोटिक डिप्रेशन एंड स्किज़ोफ्रेनिया। और ट्रीटमेंट की अगर हम बात कर लें तो समटाइम्स वी नीड ECT इन साइकोटिक डिप्रेशन, इलेक्ट्रोकन्वुल्सिव थेरेपी। साइकोटिक डिप्रेशन और स्किज़ोफ्रेनिया में आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? पहला पॉइंट है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। अक्सर साइकोटिक डिप्रेशन में इवेंट्स का सीक्वेंस ये रहता है कि पहले लो मूड होगा एंड देन इट इज फॉलोड इन स्वेयर फॉर्म, इट इज फॉलोड बाय साइकोटिक कंपोनेंट या साइकोसिस। तो लो मूड के बाद साइकोसिस का आना ये ज़्यादा लाइकली है साइकोटिक डिप्रेशन में। जबकि स्किज़ोफ्रेनिया में लाजमी नहीं कि कोई लो मूड की हिस्ट्री हो, डायरेक्टली साइकोसिस स्टार्ट हो सकता है। सेकेंड पॉइंट है कि साइकोटिक डिप्रेशन में मूड इज ऑलवेज लो इन साइकोटिक डिप्रेशन। मूड कंपोनेंट लाजमी होगा, जबकि स्किज़ोफ्रेनिया में मूड किसी भी टाइप का हो सकता है। स्किज़ोफ्रेनिया में मूड लो हो सकता है, इलेटेड हो सकता है,
इरिटेबल हो सकता है, परप्लेक्स्ड हो सकता है, इनएप्रोप्रिएट मूड हो सकता है। स्किज़ोफ्रेनिया में मूड किसी भी टाइप का हो सकता है, दोनों एक्सट्रीम्स पर हो सकता है, लोअर एक्सट्रीम पर भी हो सकता है यानी लो मूड, और इलेटेड भी हो सकता है। मगर साइकोटिक डिप्रेशन में डेफिनेटली इलेटेड मूड तो नहीं हो सकता, साइकोटिक डिप्रेशन में मूड हमेशा लो होगा। और स्किज़ोफ्रेनिया में ऐसा भी हो सकता है कि मूड यूथाइमिक हो, ऐसा भी पॉसिबल है। साइकोटिक डिप्रेशन में नंबर 3 पॉइंट ये है कि अगर पेशेंट को कोई परसिक्यूटरी डिल्यूजन है या कोई हेलुसिनेशंस है, देन ही एक्सेप्ट्स कि these, suppose if he believes that people are behind him and they are planning against him, तो वो एक्सेप्ट करता है कि यस, मेरे सिंस की वजह से, मेरे ब्लंडर्स की वजह से, मेरे मिस्टेक्स की वजह से, मेरी नेग्लिजेंस की वजह से लोग मेरे खिलाफ हैं, एंड आई डिजर्व इट। So he accepts his fault in psychotic depression, जबकि in schizophrenia it is less likely. एक psychotic depression में patient sometimes he responds to hallucinations with acceptance, जबकि एक schizophrenic hallucinations को कैसे respond करता है, he responds with resentment, with anger. He doesn't like those voices which he is hearing in psychosis. So ये एक थर्ड डिफरेंशिएटिंग पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं बिटवीन साइकोटिक डिप्रेशन एंड स्किज़ोफ्रेनिया। फोर्थ पॉइंट ये है कि साइकोटिक डिप्रेशन में अगर डिल्यूजन्स होंगे, मोस्टली दे आर मूड congruent delusions. Mood congruent delusions are present in psychotic depression. मैं मूड कॉन्ग्रुएंट डिल्यूजन्स एक्सप्लेन करता हूं, उससे पहले आप ये पॉइंट्स देख लें। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स साइकोटिक डिप्रेशन में क्या होगा? लो मूड फॉलोड बाय साइकोसिस। मूड इज ऑलवेज लो इन साइकोटिक डिप्रेशन। इन साइकोटिक डिप्रेशन पेशेंट एक्सेप्ट्स दैट if people are behind against them, if people are against them, it is only because he deserves it. And fourth, mood is delusions are mood congruent in psychotic depression. अब mood congruent delusions क्या है? If a delusion is consistent with the theme of depression, delusion that is consistent with theme of depression, it is mood congruent delusion. Mood congruent delusions की examples: delusion of guilt is mood congruent. If a patient has developed delusion of guilt, एक बहुत ही माइनर उसने मिस्टेक की है पास्ट में, अब उसे गिल्ट फील हो रहा है और उसे लग रहा है कि ही विल बी पनिश्ड फॉर इट, तो ये होगा डिल्यूजन ऑफ गिल्ट। लाइक हमने एक एग्जांपल ये देखा था कि एक शख्स ने मल्टीपल हज किए थे इज रिस्पॉन्स टू डिल्यूजन ऑफ गिल्ट, और वो गिल्ट किस बात पर तक कि एक बार उन्होंने रोड पर चलते हुए एक रेडी वाले के से एक खजूर उठाया था। तो ये एक बहुत ही माइनर बात कंसिडर होती है, मगर वो साइकोटिक डिप्रेशन में एक ऐसा डिल्यूजन डेवलप कर चुका था कि उसे एक एक्सट्रीम गिल्ट फील हो रहा था, और उस गिल्ट को ख़त्म करने के लिए बार बार वो हज जाता, मगर फिर भी वो डिल्यूजन उसका डिसअपियर नहीं होता। जब भी वो साइकोटिक डिप्रेशन की स्टेट में होता, अगेन वही डिल्यूजन डेवलप होता। ये जो डिल्यूजन है, इट इज कंसिस्टेंट विद द थीम ऑफ दिस डिप्रेशन। सेकंड, हाइपोकॉन्ड्रियकल डिल्यूजन्स, ये भी मूड कॉन्ग्रुएंट डिल्यूजन्स होते हैं। If patient believes कि he has certain disease या he is symptoms of certain disease, जबकि इनफैक्ट वो मौजूद ना हो, तो hypochondriacal delusions है। और थर्ड, delusion of impoverishment. If patient believes that he has lost all his finances, उसकी सारी जायदाद खत्म हो गई, उसके तमाम बिजनेस के जो शेयर्स थे वो सारे खत्म हो गए, उसके तमाम फाइनेंसेस खत्म हो गए, तो ये डिल्यूजन ऑफ इम्पोवरिशमेंट है। इट इज अगेन मूड कॉन्ग्रुएंट। मूड इनकॉन्ग्रुएंट डिल्यूजन्स, वो डिल्यूजन जो डिप्रेशन की थीम के साथ कंसिस्टेंट ना हो, ये स्किज़ोफ्रेनिया में ज़्यादा लाइकली है। ये है परसिक्यूटरी डिल्यूजन्स, कि डिप्रेशन में भी हो सकते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर में भी हो सकते हैं। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस,
ये डिल्यूजन, ये बिलीफ रखना कि लोग मुझे डिस्कस कर रहे हैं, मेरी बातें टीवी टॉक शोज में डिस्कस हो रही, या मुझे जो है अखबार में या किसी और तरीके से मीडिया में डिस्कस किया जा रहा है, ये है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। साथ ही अगर आप देख ले थॉट इंसर्शन, थॉट विड्रॉल, थॉट ब्रॉडकास्टिंग, थॉट कंट्रोल, ये सारे के सारे मूड इनकॉन्ग्रुएंट डिल्यूजन्स होंगे। निहिलिस्टिक डिल्यूजन ये डिल्यूजन है कि जिसमें पेशेंट ये बिलीव करता है, ये बिलीफ रखता है कि ही हैज लॉस्ट, ही हैज स्टॉप्ड एग्जिस्टिंग, उसकी एग्जिस्टेंस स्टॉप हो गई है, या ही हैज लॉस्ट सम इंटरनल ऑर्गन, ये है निहिलिस्टिक डिल्यूजन। और इस निहिलिस्टिक डिल्यूजन की एक्सट्रीम फॉर्म को हम कहते हैं कोटार्ड्स सिंड्रोम। सो कोटार्ड्स सिंड्रोम जो जूलियस कोटार्ड ने 1882 में डिस्क्राइब किया, इट इज एन एक्सट्रीम फॉर्म, an extreme form of nihilistic delusion. What patient believes is, number one, that my intestines have been destroyed, so I will never be able to pass feces or stool again. So the belief about intestines, या उसका ये belief कि I have lost all my finances, the belief about finances or business, ये belief रखना कि I have lost all my family, एक एक्सट्रीम फॉर्म है निहिलिस्टिक डिल्यूजन की, इसे कोटार्ड्स सिंड्रोम कहते हैं, जो कि एक्सट्रीम साइकोटिक डिप्रेशन में मौजूद हो सकता है। बाकी क्लिनिकल वेरिएंट्स डिप्रेसिव डिसऑर्डर के, एक है एजिटेटेड डिप्रेशन, एक ऐसा डिप्रेशन के जिसमें एजिटेशन ज्यादा प्रोमिनेंट हो, डिप्रेशन इन विच एजिटेशन इज प्रोमिनेंट इज एजिटेटेड डिप्रेशन। ये मिडिल एज्ड इंडिविजुअल्स में ज़्यादा लाइकली है, या एल्डरली इंडिविजुअल्स में ज़्यादा लाइकली है, और इसमें इनिशियली यू विल ओनली सी प्लकिंग ऑफ फिंगर्स, which is mild. A patient sitting on chair may be plucking his fingers, or he may present with restless legs, or he may pace up and down. So if a patient is found pacing up and down और उसका मूड लो हो, तो ये एजिटेटेड डिप्रेशन है। इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि चूंकि ये अक्सर जो एल्डरली इंडिविजुअल्स हैं या मिडिल एज्ड इंडिविजुअल्स हैं, वो एजिटेटेड डिप्रेशन के साथ प्रेजेंट करते हैं, अक्सर उनकी बातें बहुत फास्ट होती है, टॉकेटिव होते हैं, और गलती से हमें ये लगता है कि जैसे वो मैनिक फेज में है। जब हम पूरी तरह से उन्हें बिठाकर असेस करते तो उनका अंडरलाइंग मूड लो आता है, वो हाइपर एक्टिव होते हैं, टॉकेटिव होते हैं। इन दो फीचर्स की वजह से गलती से वो मैनिक डायग्नोज होते हैं, जबकि वो एजिटेटेड डिप्रेशन के केसेस हैं। तो अंडरलाइंग थीम अगर लो था मूड का, तो आपने इसे एजिटेटेड डिप्रेशन ही लेबल करना है। यही इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है कि आपकी ट्रीटमेंट कंप्लीटली ऑपोजिट होगी टू द ट्रीटमेंट ऑफ मैनिया। रिटार्डेड डिप्रेशन, डिप्रेशन इन विच रिटार्डेशन इज प्रोमिनेंट, इसमें साइकोमोटर रिटार्डेशन हो। साइकोमोटर रिटार्डेशन कैसे प्रेजेंट कर सकती है? इसमें देयर इज स्लोइंग डाउन ऑफ थॉट्स, slowing down of thoughts, slowing down of speech, and slowing down of actions. आप पेशेंट से जब बात करते हैं तो पेशेंट बहुत लेट रिप्लाई करता है, रिप्लाई ही नहीं करता, इसलिए कि उसके थॉट्स स्लो हैं, तो उसकी स्पीच स्लो होगी, और उसके बॉडी मूवमेंट्स सारे के सारे बहुत ही रिटार्डेड या स्लो होते हैं। तो जस्ट ऑपोजिट टू द एजिटेटेड फेज आपको रिटार्डेड पेशेंट्स प्रेजेंट करेंगे। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इसकी ये कि इसमें ECT इलेक्ट्रोकन्वुल्सिव थेरेपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। Patients may respond positively to electroconvulsive therapy.
अगर रिटार्डेड डिप्रेशन मजीद वर्स हो जाए तो वो डिप्रेसिव स्ट्यूपर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। स्ट्यूपर के 3 प्रोमिनेंट पॉइंट्स ये हैं कि पेशेंट्स स्ट्यूपर में म्यूट होते हैं, इमोबाइल होते हैं और अनरिस्पॉन्सिव होते हैं। म्यूट, इमोबाइल, अनरिस्पॉन्सिव होंगे पेशेंट्स डिप्रेसिव स्ट्यूपर में। और अक्सर ऑथर्स का ख्याल ये है कि उस टाइम जब पेशेंट्स स्ट्यूपर में है, उनकी आंखें खुली होती मगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, और तो लिहाजा पूरी तरह कोमा आप उसे कह नहीं सकते, वो स्ट्यूपर स्टेट है। उस वक्त जो इवेंट्स हो रहे होते हैं वो इवेंट्स बाद में वो रिकॉल कर सकते हैं। सो द रिकॉल ऑफ इवेंट्स लेटर ऑन व्हेन दे आर आउट ऑफ दिस फेज इज इंटैक्ट। रिकॉल ऑफ इवेंट्स इज इंटैक्ट। एटिपिकल डिप्रेशन। एटिपिकल डिप्रेशन का ऑनसेट अर्लियर होता है और उसका बहुत क्रोनिक कोर्स चलता है। इट शोज अ मोर क्रोनिक कोर्स। इसकी क्लिनिकल सिवियरिटी मॉडरेट होती है, इसीलिए ऐसे पेशेंट्स बहुत कम प्रेजेंट करते हैं, बहुत कम प्रेजेंट होते हैं टू द ओपीडीज। इनकी एंड दे आर नोन फॉर हैविंग डिफिकल्ट पर्सनैलिटीज, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं अपने रिलेशनशिप्स में। सो दे आर नोन फॉर हैविंग डिफिकल्ट पर्सनैलिटीज। एटिपिकल डिप्रेशन की एक सिग्निफिकेंस ये है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, इट शोज पुअर रिस्पॉन्स टू द ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स and it shows a better response to monoamine oxidase inhibitors, or it shows a better response to SRIs. इसके बाकी फीचर्स ये है कि there is variably low mood, variably depressed mood, that is reactive. In normal depression, mood is not reactive. Mood doesn't react to the pleasant stimuli or the pleasant environment. जबकि एटिपिकल डिप्रेशन में मूड रिएक्टिव होता है। अब थोड़ी सी खुशी की बात कर ले, किसी अच्छे इन्वायरमेंट में पेशेंट को ले जाए तो उसका मूड रिएक्ट करने लगता है। नंबर 2, देयर इज प्रोनाउंस्ड एंजाइटी। एंजाइटी बहुत प्रोमिनेंट होती है। थर्ड, देयर इज ओवर ईटिंग and oversleeping. पेशेंट्स ज़्यादा सोते हैं और पेशेंट्स ज़्यादा खाते हैं, अनलाइक टिपिकल या नॉर्मल डिप्रेशन। फोर्थ, देयर इज लेडन पैरालिसिस। व्हाट इज लेडन पैरालिसिस? देयर इज एक्सट्रीम स्टेट ऑफ फटीग। पेशेंट को अपने लिम्स में बहुत ज़्यादा फटीग और पेन भी फील हो सकता है। एंड देयर इज रिजेक्शन सेंसिटिविटी। Patient overreacts to any rejection in atypical depression, whether that is a real rejection or perceived rejection. तो बहुत ज़्यादा overreact करते हैं to any state of rejection. So different points क्या है atypical depression के, कि इसमें persistently या constantly depressed mood नहीं रहता, variably depressed mood रहता है, और वो मूड जो लो है वो रिएक्टिव होता है। एंजाइटी बहुत प्रोनाउंस्ड होती है, पेशेंट्स में ओवर ईट एंड ओवर स्लीप, लेडन पैरालिसिस होती है जो कि एक्सट्रीम स्टेट ऑफ फटीग है, एंड देयर इज रिजेक्शन सेंसिटिविटी। इसमें हम चूंकि माओ इनहिबिटर्स हम अवॉइड करते तो एसआरआईज देते हैं। मिक्स्ड डिप्रेशन, ये हम बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर में एक टर्म यूज करते हैं। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर में पेशेंट या तो मैनिक स्टेट में होगा, या डिप्रेस्ड स्टेट में होगा, या मिक्स्ड स्टेट में होगा। तो मिक्स्ड स्टेट में डिप्रेशन और मेनिया, लो मूड और इलेटेड मूड बार बार ऑल्टरनेट करते जाते हैं। तो इसमें अक्सर मिक्स्ड डिप्रेशन में या उसके बाइपोलर के मिक्स्ड स्टेट में इरिटेबल मूड रहता है, लेबाइल होता है, बार बार मूड चेंज होता है, एजिटेशन बहुत प्रोमिनेंट होती है, देयर इज डिस्ट्रैक्टिबिलिटी एंड इम्पल्सिविटी। ये कुछ साइंस आपको मिलेंगे बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर मिक्स्ड स्टेट में। माइल्ड डिप्रेसिव स्टेट्स, माइल्ड डिप्रेसिव स्टेट्स को डायग्नोस करना इसलिए अहम है कि इफ दे बिकम क्रोनिक
If mild depressive state remains chronic, if it runs chronic course, it becomes dysthymia. ये dysthymia में convert हो सकता है. Dysthymia के लिए condition यही कि depression that exceeds 2 years at least is dysthymia. और उसमें मोस्टली माइल्ड डिप्रेसिव स्टेट के साथ पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं. इसकी इंटेंसिटी लो होती है, लो इंटेंसिटी. बहुत हाई या स्वर इंटेंसिटी हम कंसिडर करते हैं साइकोटिक डिप्रेशन में. बहुत ही लो इंटेंसिटी माइल्ड डिप्रेसिव स्टेट में हो सकती है. फर्दर इसके फीचर्स ये है कि इसमें एंजाइटी प्रोमिनेंट होती है, इसीलिए माइल्ड डिप्रेसिव स्टेट को एंजाइटी से डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है. पेशेंट्स में प्रेजेंट विद फोबिया इन माइल्ड डिप्रेसिव स्टेट्स. They may present with obsessional symptoms and they may present with dissociative symptoms. This mild depressive state is brief. It may occur at the time of misfortune. At the time of misfortune, किसी set event के बाद mild depressive state हो सकती है. And जब वो misfortune event का जैसे ही वो फेज गुजर जाता है, पेशेंट्स के सिम्टम्स वापस सबसाइड कर जाते हैं. पेशेंट्स रिटर्न टू द नॉर्मल स्टेट. बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल सैडनेस, कीप इन माइंड. मजीद माइल्ड डिप्रेसिव स्टेट में मूड इज वर्स इन द इवनिंग, अनलाइक डिप्रेशन, अनलाइक मेजर डिप्रेशन. मेजर डिप्रेशन में मूड इज वर्स इन द मॉर्निंग, बट माइल्ड डिप्रेसिव स्टेट में मूड इज वर्स इन द इवनिंग. माइल्ड डिप्रेसिव स्टेट में देयर इज अर्ली नाइट स्लीप डिस्टर्बेंस लाइक एंजाइटी, जबकि मेजर डिप्रेशन में मूड स्लीप इज डिस्टर्ब्ड अर्ली इन द मॉर्निंग, नॉट अर्ली नाइट. थर्ड, बायोलॉजिकल सिम्टम्स जैसे डिक्रीज्ड एपेटाइट, वेट चेंज और लो लिबिडो, ये माइल्ड डिप्रेसिव स्टेट में नहीं होते. दे आर नॉट फाउंड. And there are no delusions or hallucinations in mild depressive states because the condition is mild. तो psychosis बिल्कुल भी possible नहीं है इसमें. इकोटा में माइनर एंजाइटी डिप्रेसिव डिसऑर्डर, या हम इसे कहते हैं माइनर अफेक्टिव डिसऑर्डर, या इसे कहते हैं मिक्स्ड एंजाइटी एंड डिप्रेसिव डिसऑर्डर. ऐसे पेशेंट बहुत ज़्यादा हमारे पास ओपीडी में आते हैं. जब डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत लो सिवियरिटी के होंगे, इन्हें डिफरेंशिएट करना मुश्किल होगा. उसमें हम फिर ये देखते हैं कि सबसे पहले सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या है. पहले डिप्रेशन स्टार्ट हुआ या एंजाइटी स्टार्ट हुई, जो पहले स्टार्ट होगा हम वही लेबल करेंगे डायग्नोसिस में. या फिर हम देखते हैं कि कौन सा फेज ज्यादा स्वेयर है, किसके सिम्टम्स ज्यादा स्वेयर है. डिप्रेशन के सिम्टम्स ज्यादा स्वेयर है या एंजाइटी के सिम्टम्स ज्यादा स्वेयर है. एक सिंपल क्वेश्चन हम ये करते हैं कि आपकी उदासी बहुत ज्यादा है या आपकी घबराहट बेचैनी बहुत ज्यादा है. उदासी बहुत ज्यादा होने का मतलब ये कि डिप्रेशन है, घबराहट बेचैनी के ज्यादा होने का मतलब है कि एंजाइटी है. और अगर फिर भी डिफरेंशिएट ना हो सके तो हम इसे लेबल करते हैं एज मिक्स्ड एंजाइटी एंड डिप्रेसिव डिसऑर्डर. और वही हम एंटी डिप्रेसेंट्स एसआरआईज अक्सर सजेस्ट करते हैं इस कंडीशन में. गोल्डबर्ग ने एक क्राइटेरिया प्रेजेंट किया मिक्स्ड एंजाइटी डिप्रेसिव डिसऑर्डर के लिए. उन्होंने कहा कि कैसे पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं विद फटीग, with anxiety, with depression, उनका मूड irritable भी हो सकता है. They can present with poor concentration, insomnia, and somatic symptoms with bodily preoccupations. ये 7 points गोल्डबर्ग क्राइटेरिया में इंक्लूडेड है मिक्स्ड एंजाइटी एंड डिप्रेसिव डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए. तो आज का लेक्चर यही तक था. इससे आगे मजीद डिप्रेशन के टॉपिक्स पे हम बात करेंगे. हम ऑक्सफोर्ड ही के सीक्वेंस को फिलहाल फॉलो कर रहे हैं. सो यू कैन सी दिस वीडियो ऑन द यूट्यूब. नेक्स्ट वीडियो जैसे रिकॉर्ड होगी इंशाल्लाह वो मैं अपलोड कर दूंगा. सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज़.